हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायोस्फीयर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 को, जीव जगत में विविधता। तो इसका फर्स्ट चैप्टर आज हमारा होने वाला है जीव जगत। ओके, चलिए देखते हैं। तो चैप्टर आज हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जीव जगत, ये ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या क्या है, क्या पढ़ने के लिए है। तो फर्स्ट ये जो एक जीवन परिचय आया है, एक साइंटिस्ट हुए हमारे अर्नेस्ट मेयर। तो इनके बारे में कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, इनका बहुत ही योगदान रहा है हमारे विज्ञान के क्षेत्र में। तो पहले इनको जान लेते हैं, ये कौन थे, कहाँ से थे और इनकी खोजें क्या क्या थी, इन्होंने क्या ऐसे काम किए जिनके लिए इनको इनमें जगह मिली है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। हाईलाइट इसको कर दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। एक मिनट। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। आप ये जो थे वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है, तो अर्नेस्ट मेयर के लिए कहा जाता है। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की। ठीक है, तो इन्होंने कला और विज्ञान संकाय में जो डिपार्टमेंट होते हैं कला और विज्ञान के, उनमें इन्होंने नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी एमिरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। अपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, तो इन्होंने कौन कौन से विज्ञान में योगदान दिया है? पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच। इसके साथ आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी गई। तो अर्नेस्ट मेयर के लिए कौन कौन से पुरस्कार और कब कब दिए गए, उनके बारे में यहाँ पर दिया है। इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है ये। तो 1983 में बॉलजॉन प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में क्रॉफोर्ड प्राइज। मेयर ने 100 वर्षों की आयु में 2004 को स्वर्गवास हो गए। ठीक है, तो उन्होंने टोटल 100 साल की अवधि तक अपना जीवन जिया। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चैप्टर देखते हैं कि क्या है। चैप्टर हमारा फर्स्ट है जीव जगत। तो इसमें हम टोटल कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जिनको हमें पढ़ना है डिटेल में। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा जीव विज्ञान क्या है, जीव क्या है। एंड सेकंड होगा जीव जगत में विविधता यानी डाइवर्सिटी क्या क्या हो सकती है। और इसके बाद ही पॉइंट 3 हमारा वर्ग की समवर्ग, इसके बारे में। एंड फोर्थ हमारा वर्ग की सहायता साधन। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट जानते हैं जीव जगत है क्या। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवड़ीय मतलब जो मीठा जल होता है, जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल तथा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती हैं। पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है।
इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न भी हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है थोड़ा, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। ओके, तो चलिए जानते हैं कि जीव क्या है। फर्स्ट पॉइंट को हम क्लियर करने वाले हैं। इसको हटा ही देता हूँ, बार बार दिक्कत हो रही है। तो हम पढ़ते हैं जीव क्या है। तो जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्राय जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सबको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जो आपको डार्क ब्लैक कलर की लाइन दिखेगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है, तो इसको ध्यान दें। सभी जीव वृद्धि करते हैं, तो आसपास के जितने भी एनिमल्स हैं हमारे, जो भी जीवित हैं वो ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। लेकिन एक डाउट का प्रश्न ये है कि जो स्टोन होता है वो भी तो ग्रोथ करता है, तो मेनली जो डिफरेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे? तो इस चैप्टर में सारा कुछ जानने को मिलेगा, वीडियो में बने रहिए। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। बहुकोशिक यानी जो मल्टी सेलुलर होते हैं एनिमल, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। एक सेल है, ये डिवीजन होते होते दो बन जाएंगे, ऐसे टूट के ऐसे अलग अलग दो बन जाएंगे। यहाँ से ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ऐसे टूट के दो बन जाएंगी। ये सिंगल सेल है, तो ये डिवीजन होता है, ठीक है, ये डिवीजन होता है। इसके बाद ही पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में ये वृद्धि कुछ आयु तक होती है, यानी उनकी एक आयु लिमिट होती है। जो ह्यूमन होता है, एनिमल होते हैं, उनकी एक लिमिट होती है डिवीज़न होने की। उसके बाद डिवीज़न नहीं होता है, जो सेल्स होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, तभी हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं। ओके, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है। क्या होता है? जो स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं उनमें होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। एक कोशिक जीव भी कोशिका डिवीजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्र संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या को गिन सकता है। तो सूक्ष्म चीज़ों को किसके द्वारा देखा जाता है? माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। तो सेल जो हमारी होती है वो हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसका जो एक कॉलोनियल पार्ट है सेल का, यानी जो एक दूसरे में जुड़ा हुआ पार्ट है, जो टिश्यूज होते हैं वो हमें दिखाई दे जाते हैं। लेकिन जो एक सेल देखने की कोशिश करोगे तो नहीं दिखेगी, वो माइक्रोस्कोप से ही देखने को मिल पाएगी। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। पर्वत, गोलाश्म तथा रेत के टीले में भी वृद्धि होती है, वो भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचन करके ही यह समझा जाना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण हैं। आगे कह रहा है कि इस प्रकार की जनन में
इस प्रकार की जनन भी जीवों के अभिलक्षण हैं। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिक जीवों में जो मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्शन करना, कि अपने जैसी संतति उत्पन्न करना, ठीक है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फिजाई, जो हमारी फंजाई होती है, इसको हम कवक बोलते हैं, लाखों एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है, अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीवों जैसे ईस्ट हो गया, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में कैसे होता है, ये कहीं कहीं पर मेन पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। से मुकुलन द्वारा जनन होता है, किसमें होता है? हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है। प्लेनेरिया जो एक चपटाक्रमी होता है में वास्तविक पुनर्जनन होता है। तो पुनर्जनन क्या होता है? रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन होता है। जैसे कि हम आसपास अपने घर में छिपकली को देखते हैं। छिपकली में क्या होता है, अगर उसकी जो टेल होती है ना, वो अगर ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो वहीं वापस आ जाती है, वो आपने देखा होगा। और वो प्रोटेक्शन के लिए उसको लीप करती है, छोड़ती है। अगर हम उसको मारने की कोशिश करते हैं तो अपनी टेल को ब्रेक कर देती है और वहीं उसी स्थान पर न्यू टेल आ जाती है। नेक्स्ट, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। यानी वही है कि ये जो होता है, इसका जो भी पार्ट जो एनिमल का खंडित हो जाता है उसको पुनः प्राप्त कर लेता है रीजनरेशन के द्वारा, और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई, तंतुमय शैवाल, मॉस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल, अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, जनन की वृद्धि पर्यायवाची है। जो वृद्धि होती है पर्यायवाची, यानी पर्यायवाची मतलब एक चीज के, ऐसे एक एनिमल है उसके कई संतति हो सकते हैं, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो सेल होती है, उनमें क्या होती है? ग्रोथ होती है, मल्टीपल ग्रोथ होती है। हम अब पहले की कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अगर पहले हम क्या कर चुके थे कि भार में अगर वृद्धि होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोशिक जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, जैसे फेशर हो गया, खच्चर हो गया, वंद, कामगर, मधुमक्खी, अनुर्वर, मानव युगल, ये क्या करते हैं? ये जनन रिप्रोडक्शन नहीं करते। इस प्रकार रिप्रोडक्शन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। मतलब कि कोई भी निर्जीव जो वस्तु होती है वो जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। क्या है? अक्षम है। यानी अगर कहीं प्रतिलिपि बनाने में कोई एनिमल या कोई भी जीव जैसे सक्षम है तो कहीं ना कहीं वो अक्षम भी है। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। क्या है? उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। इसके बाद ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीवों, चाहे वे बहुकोशिकीय हों अथवा एककोशिकीय हों, हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। सभी पौधों, प्राणियों, फंजाई हो गई हमारी, कवक जैसे अथवा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर से बाहर परखनली में की गई उपापचयी क्रियाएं ना तो जैव हैं और ना ही निर्जीव हैं। अतः उपापचयी क्रियाएं निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं, जबकि पात्र में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं है। यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं, अतः शरीर का एककोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। शायद सभी जीवों का सबसे सुस्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने
पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी अथवा ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोटिक से लेकर जटिलतम यूकैरियोटिक। अच्छा, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं यहाँ पर? तो प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस होता है, हमारी जो सेल होती है हमारी, वो वेल डेवलप्ड नहीं होती है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। स्ट्रक्चरल उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें जो लिक्विड होता है, उसमें क्रोमोसोमल टाइप की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, वही होती हैं। लेकिन यूकैरियोटिक होता है, वेल डेवलप्ड होता है, उसमें क्या होता है, सेल के सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। ऐसे लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया और गोल्गी बॉडीज हो गई, ये सारी चीज़ें पाई जाती तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्ति काल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण में अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है, इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। रोगी का मस्तिष्क मृतसम होता है, रोगी में स्वचेतना नहीं होती है। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? आगे जानते हैं। उच्च स्तरीय अध्ययन में विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं के कारण होती हैं। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों में संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिक्रमी, विकासशील, नियमनकारी, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो वायु उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। जीव विज्ञान का क्या है? जीव विज्ञान क्या है? एक पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। यही वो सब्जेक्ट है जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर जीव आया कैसे है और उसका प्रोसेस पूरा क्या है। ये सारी कहानी जीव विज्ञान के अंतर्गत ही रखी गई है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीव जगत में विविधता, यानी जो जीव जगत है उसमें डाइवर्सिटी किस तरह से है, उसके बारे में हम फाइंड आउट पढ़ेंगे, जानेंगे।